दोस्तों नमस्कार। नॉलेज पॉइंट के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय है भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये चर्चा में क्यों है, इसके मौद्रिक निहितार्थ क्या हैं, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से होने वाले संभावित लाभ क्या हैं, सिग्नियोरेज क्या है, एशियन क्लियरिंग यूनियन के बारे में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से सदस्य देश हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहली बात है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है। तो भारतीय मुद्रा से जुड़े सीमा पार लेन देन में वृद्धि की प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब व्यापारिक गतिविधियों में विदेशी राष्ट्र मतलब जो अन्य राष्ट्र हैं वो आपकी मुद्रा को स्वीकार करने लगे, मतलब कि एक देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता व्यापारिक क्रियाकलापों मतलब कि आयात निर्यात, चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन से संबंधित हो जाए। मतलब किसी राष्ट्र की मुद्रा की स्वीकार्यता आयात निर्यात, चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन से संबंधित हो जाए, अर्थात उस मुद्रा का प्रवाह उस खास देश से सीमा पार होकर अन्य देशों तक भी वो व्यापार में, चालू खाता लेन देन में, पूंजी खाता लेन देन में अगर वो प्रयुक्त होने लगे तो उसे मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। चर्चा में क्यों है? तो सरकार का लक्ष्य है भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। आरबीआई के अधिकारियों के एक अंतर्विभागीय समूह ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें चेतावनी दी कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीयकरण से रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है। तो सरकार का तो लक्ष्य है कि भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि इससे कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी। शुरुआत में भले कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन अंततः भारतीय मुद्रा और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं विकास की तरफ और अधिक अग्रसर होगी। लेकिन आरबीआई के जो अधिकारियों का अंतर्विभागीय समूह था उसने रिपोर्ट जारी की कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीयकरण से रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है। अब इसके मौद्रिक निहितार्थ क्या हैं, इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिफिन दुविधा की ओर इंगित किया है आईडीजी ने। ट्रिफिन दुविधा क्या है? ट्रिफिन दुविधा है जहां वैश्विक मांग के लिए मुद्रा की आपूर्ति करने का दायित्व घरेलू मौद्रिक नीतियों के साथ टकराव करता है। जैसा कि पता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से, किसी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से वैश्विक मांग, उस मुद्रा की वैश्विक मांग बढ़ेगी। अब उस वैश्विक मांग को आपूर्ति करने का जो उत्तरदायित्व है वो खास उसी देश को होगा जो उस मुद्रा को प्रयोग में लाता है और जो उसको निर्गत करता है। साथ ही उस देश की कुछ घरेलू मौद्रिक नीतियां भी होंगी। तो अभी तक जो मौद्रिक व्यवस्था संबंधित थी वो सिर्फ घरेलू मौद्रिक नीतियों से संबंधित थी, लेकिन जब शुरुआती चरण में वैश्विक मांग बढ़ेगी मुद्रा की तो इससे ट्रिफिन दुविधा उत्पन्न होने की संभावना है। दूसरा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण से धन के खुले प्रवाह और मुद्रा विनिमय के कारण बाहरी झटके बढ़ सकते हैं। चूंकि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो धन का खुला प्रवाह होगा और मुद्रा विनिमय भी होगी, तो उससे जो है वो बाहरी झटके बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो मौद्रिक व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से घरेलू मौद्रिक व्यवस्था का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से हो जाएगा। इस कारण से बाहरी झटके बढ़ सकते हैं। विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ने से मौद्रिक प्रभाव और चुनौतियां हो सकती हैं। क्योंकि विनिमय दर में अगर अस्थिरता बढ़ेगी शुरुआती चरण में तो उससे मौद्रिक प्रभाव भी हो सकते हैं और चुनौतियां भी हो सकते हैं। समग्र लाभ चिंताओं से अधिक है, अर्थात लाभ की स्थिति तो है ही, मतलब जो लाभ है, समग्र लाभ है, वो चिंताओं से अधिक है। अब भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से मिलने वाले संभावित लाभ, भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से मिलने वाले संभावित लाभ कौन कौन से हैं? तो सीमित विनिमय दर जोखिम,
क्योंकि जब मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो बहुत से देशों से अपनी ही मुद्रा में व्यापार किया जा सकेगा, हमारी डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी, कम पूंजी लागत में कमी आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुंच, क्योंकि घरेलू मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में और विदेशी देशों में स्वीकार्यता बढ़ने से जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार हैं वहां तक मुद्रा की बेहतर पहुंच और जो वित्तीय सुविधाएं हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, उनकी भी बेहतर पहुंच हो जाएगी। सिग्नियोरेज लाभ, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि सिग्नियोरेज लाभ क्या होता है। कम विदेशी मुद्रा आरक्षित आवश्यकता, कम विदेशी मुद्रा आरक्षित आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि अभी तक विदेशी मुद्रा को आरक्षित इसलिए किया जाता है क्योंकि विनिमय दर में, या हमें अगर कोई चीज़ आयात करनी है तो उसका भुगतान हम किसी खास विदेशी मुद्रा में, जैसे इस समय डॉलर प्रयोग किया जाता है, कुछ देश जो है वो जो चीनी येन है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा को आरक्षित करना पड़ता है जिससे हम अपने ज़रूरी सामान जो दूसरे देशों से मंगाते हैं उनका भुगतान कर सकें। तो जब अपनी घरेलू मुद्रा की, जो भारतीय रुपया है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी, व्यापार वाणिज्य में प्रयोग होने लगेगा, तो हमें विदेशी मुद्रा को आरक्षित करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, आवश्यकता जो है वो बहुत कम हो जाएगी। सिग्नियोरेज के बारे में, अब हम लोग सिग्नियोरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्नियोरेज है क्या? तो सिग्नियोरेज है मुद्रा के उत्पादन पर होने वाले लाभ या हानि का आकलन शामिल होता है। जो सिग्नियोरेज में मुद्रा का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ लागत आती है, तो मुद्रा के उत्पादन पर होने वाला लाभ या हानि का आकलन शामिल होता है। जैसे मान लिया 500 का नोट है तो उसको छापने में जो लागत लगती है, और उस 500 के नोट से उसका चूंकि मौद्रिक मूल्य 500 रुपये, तो इसमें लाभ की ही स्थिति ज़्यादातर रहती है। अब यदि सिग्नियोरेज सकारात्मक है तो सरकार मुद्रा के उत्पादन पर आर्थिक लाभ कमाती है, और यदि नकारात्मक है तो सरकार को आर्थिक नुकसान होता है। तो अगर सकारात्मक है तो आर्थिक लाभ, और यदि नकारात्मक है तो नुकसान हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाए कि सिग्नियोरेज क्या है, या सिग्नियोरेज सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, तो आप लोग सिग्नियोरेज के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे की राह, अब जो आईडीजी थी, जो आरबीआई के अंतर्विभागीय समूह था, तो उसने ना सिर्फ चिंताओं की ओर इशारा किया है बल्कि आगे की राह भी, आगे की जो हो सकते हैं प्रयास सकारात्मक दृष्टि से, उनके बारे में भी बताया है। तो एक रोड मैप की सिफारिश की है आईडीजी ने। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर प्रस्तावों की जांच के लिए टेम्पलेट डिजाइन के साथ एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब भारतीय मुद्रा का प्रयोग होगा तो द्विपक्षीय व्यापार भी होंगे, बहुपक्षीय व्यापार समझौते भी होंगे, तो उन प्रस्तावों की जांच के लिए एक टेम्पलेट डिजाइन होना चाहिए और उसके लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें इन सभी बातों का, जो हमारी घरेलू मौद्रिक नीतियां हैं, विनिमय दर है, इन सब से संबंधित बातों को ध्यान में रखकर एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एशियन क्लियरिंग यूनियन जैसे स्थापित बहुपक्षीय तंत्रों के भीतर एक अतिरिक्त निपटान मुद्रा के रूप में आईएनआर को शामिल करने की सिफारिश। जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो है एक अतिरिक्त निपटान मुद्रा के रूप में इंडियन नेशनल रूपी आईएनआर को शामिल करने की सिफारिश की है। किसने? आईडीजी ने। अब एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एशियन क्लियरिंग यूनियन, एशियन क्लियरिंग यूनियन की स्थापना एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की पहल पर की गई थी। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की पहल पर। प्राथमिक उद्देश्य, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बहुपक्षीय आधार पर सदस्य देशों के बीच भुगतान को मंजूरी देने के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए संघ के सदस्यों के बीच
मौद्रिक लेन देन के निपटान के संबंध में क्षेत्रीय सहयोग को सुनिश्चित करना। तो उद्देश्य यही था कि जो व्यापार होता है तो भुगतान मंजूरी देने के लिए जो संघ के सदस्य होंगे उनके बीच में जो मौद्रिक लेन देन होगा उनके निपटान के संबंध में जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको सुनिश्चित करने का इसका प्राथमिक उद्देश्य था एशियन क्लियरिंग यूनियन का। और इसकी स्थापना एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की पहल पर की गई थी। अब एशियन क्लियरिंग यूनियन की स्थापना कब हुई? एशियन क्लियरिंग यूनियन की नींव 9 दिसंबर 1974 को रखी गई। मतलब जो ईरान में पड़ता है तेहरान, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए बहुपक्षीय आधार पर लेन देन निपटान की सुविधा प्रदान करना, मतलब जो लेन देन निपटान की सुविधा प्रदान करता है। लेन देन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना। तो जो पार्टिसिपेंट, जो प्रतिभागी लेन देन के दौरान मुद्रा का उपयोग करते हैं तो उन मुद्राओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना एक इसका ये लक्ष्य है। प्रतिभागियों के बीच मौद्रिक आधार पर सहयोग सुनिश्चित करना, जो प्रतिभागी हैं उनके बीच जो मौद्रिक आधार पर सहयोग सुनिश्चित करना जिससे उनके बीच में व्यापार, वाणिज्य, चालू खाता लेन देन, पूंजी खाता लेन देन सब सुविधाजनक तरीके से होता रहे। प्रतिभागियों के बीच मुद्रा विनिमय विधियों को सुविधाजनक बनाना, जो मुद्रा विनिमय की विधियां हैं उनको सुविधाजनक बनाना जिससे व्यापार वाणिज्य में असुविधाएं ना आए। सदस्य कौन कौन है? तो सदस्य बांग्लादेश, भूटान का शाही मौद्रिक प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, इस्लामी गणतंत्र जो ईरान का केंद्रीय बैंक है, इस्लामी गणतंत्र, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण इसका सदस्य है, म्यांमार का सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका का सेंट्रल बैंक। तो इसमें जो एशियन कंट्री हैं ज़्यादातर आप देखने को मिलेंगे आपको, तो ये इसके सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश, देश को याद रखिएगा, और भूटान, आरबीआई जो भारत का है, ईरान का केंद्रीय बैंक, मालदीव का, म्यांमार का, नेपाल का, पाकिस्तान और श्रीलंका। अन्य तथ्य, आईडीजी के विचार भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक स्थिति से अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आरबीआई है वो ये सिफारिश कर रही है कि भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विनिमय दर में अस्थिरता की संभावना आएगी या प्रारंभिक इस चरण में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक का मानना नहीं है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो आर्थिक स्थिति आधिकारिक स्थिति है वो आईडीजी के विचार से अलग है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट उसके आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो आईडीजी की रिपोर्ट है ये आरबीआई के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो चूंकि ये रिपोर्ट आई है जिसमें शुरुआती जो चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में आईडीजी के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, तो आगे की रणनीतियों को बनाते समय चूंकि आईडीजी ने ना सिर्फ चुनौतियों की तरफ इशारा किया है बल्कि समाधान के उपाय भी सुझाए हैं, तो आगे की रणनीतियों को बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिमय दर, इन सब बातों के बारे में जब विचार किया जाए तो आईडीजी के बताए हुए जो सिफारिश हैं उनको ध्यान में रखकर आगे की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, जिससे जो भारतीय रुपये का मौद्रीकरण है इसको शुरुआती चरण में किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों ये टॉपिक था भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित जितने मुद्दे हो सकते थे उन पर डिस्कस कर लिया है। आप लोग इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। बाकी अगर आप नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए।